चलिए प्यारे बच्चों, श्री विजया क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एसएससी जीडी के हम लोग पहले 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो भी 2023 में प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे। आज इसी के साथ हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पहला है, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को व्यवस्थित बचत के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो ये देखिएगा प्रश्न पूछा गया है और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है कि नेशनल परमिट सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेड स्कीम और नेशनल प्लेयर सिस्टम। तो जो एनपीएस है, इस एनपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, तो एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल पेंशन सिस्टम इसका ऑप्शन सही होगा, जो कि एक इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो भी लोग इसमें पैसा जमा करते हैं। तो चलिए आते हैं इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है आपसे, गोंप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोंप नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिएगा, गोंप की अगर बात करते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में जैसे हम लोग रासलीला पढ़ लेते हैं, नौटंकी पढ़ लेते हैं, चरकुला पढ़ लेते हैं। इसके बाद में ये चरकुला जो है ये बेसिकली कभी कभी पेपर में आ जाता है, ये ब्रजभूमि से रिलेटेड है। चरकुला ब्रजभूमि से रिलेटेड है। और जो गोंप क्वेश्चन जो पूछा गया, ये जो गोंप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है बेटा गोवा का। किसका है भाई? गोवा का। गोवा के प्रसिद्ध नृत्यों में, लोक नृत्यों में से हम लोग अगर देखते हैं तो जैसे हम लोगों की मिलता है देखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि देखनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा का है। जैसे विगत और भी प्रश्न हमारे पेपर में आए हुए हैं, जैसे एक पूछ लेता है फुगड़ी। फुगड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी गोवा का है, तो देखनी हो जाएगा, फुगड़ी हो जाएगा। तो ये प्रमुख जो है ना वो गोवा के लोक नृत्य हैं। तो जैसे एक और पूछता है झागोर, ये भी पूछ लेता है, ये भी गोवा का है हमारा झागोर। तो झागोर भी हमारा गोवा का है। तो जो गोंप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हम लोग क्या ऑप्शन टिक कर देंगे भाई? गोवा का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करी गई। उसमें योग्यता से पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर कोई भी व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसके पास में कौन सी ऐसी योग्यता इसमें आवश्यक नहीं है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए जो सबसे पहले लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, एकदम सही है। इसके बाद कह रहा है न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, यह भी एकदम सही है। वह व्यक्ति भारत का क्या हो भाई? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तो ऐसे व्यक्ति को भी ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं पर भी उच्च शिक्षा के या शिक्षा के प्रावधान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यहां से ये चीज तो हमको समझ में आई कि राष्ट्रपति से का जो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं होगी भाई? उच्च शिक्षा हमारी जो होगी वो आवश्यक योग्यता नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बेटा क्वेश्चन है, पूछा है जनगणना का क्वेश्चन पूछा है भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग जनगणना की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग जनगणना को देखते हैं तो सबसे पहले अगर जनगणना भारत में
हुई थी, तो देखिएगा जनगणना सबसे पहले भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। लॉर्ड मेयो के समय सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के बस ये आगे नहीं बढ़ पाई और लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद में देखिएगा जनगणना दोबारा जो प्रारंभ हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय सबसे पहले जो जनगणना प्रारंभ हुई थी वो थी दसकी जनगणना। दसकी जनगणना, तो दसकी जनगणना सबसे पहले लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा देखिएगा जो ये जनगणना जो अब वर्तमान समय में हमारा स्वतंत्र भारत है, और स्वतंत्र भारत में जो जनगणना है ना, तो जनगणना हमारे पास में जो जनगणना कराता है तो वो हमारा जनगणना कौन करा रहा है इस समय? गृह मंत्रालय करा रहा है। तो जनगणना जो है वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि जनगणना कराना गृह मंत्रालय का काम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, पूछा है कि ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत को पहचाने। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जो मिट्टी की अगर बात कर रहा है, मिट्टी, तो मिट्टी का जो स्टडी है, जो अध्ययन है, इसी को हम लोग कह देते हैं जो अध्ययन है, स्टडी अध्ययन है, इसको हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। मृदा अध्ययन को हम लोग क्या कहा जाता है भाई? पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन है, इसके अकॉर्डिंग भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। यानी भारत की मिट्टियां जो टोटल कितने प्रकार की हैं भाई? 8 प्रकार की हैं। ठीक, अब 8 प्रकार की। तो मिट्टी की अगर हम लोग परत की बात करते हैं तो उसमें आपसे दे दिया है तीसरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो मिट्टी के देखिएगा, मिट्टी में टोटल अगर परतों की बात करते हैं, मिट्टी में अगर परत की बात करते हैं तो मिट्टी टोटल 3 परत की है। मिट्टी टोटल 3 परतों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया एज क्षितिज बोलते हैं, इसको एज क्षितिज बोलते हैं। दूसरे वाले भाग को हम लोगों ने बीज क्षितिज बोला है, बीज क्षितिज बोला है। और तीसरा जो हमारे पास भाग है इसको हम लोग आधा स्तर बोलते हैं। तीसरे वाले भाग को हम लोग इसको क्या कह देते हैं भाई? आधा स्तर कह देते हैं, आधा स्तर कह देते हैं। तो ये 3 भागों में बांटी गई है। अब इसमें जो मिट्टी का 3 परतें हैं, तो इन 3 परतों में मिट्टी का सबसे जो उपजाऊ हिस्सा होता है, सबसे जो उपजाऊ भाग मिट्टी का होता है वो एज क्षितिज होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। मतलब कि सबसे ज्यादा यही वाला भाग सबसे उपजाऊ होता है ना, सबसे उपजाऊ होता है। लेकिन अगर हम लोग क्षितिज बीज क्षितिज की बात करें तो ह्यूमस की मात्रा इसमें भी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कम होती है मात्रा। ठीक है, तो जो तीसरा स्तर मिट्टी का होता है उसको हम लोग कहते हैं आधा स्तर, या हमारे ऑप्शन जो दिया हुआ है, जिससे दिया हुआ है सबस्ट्रेटम अनविडेड पैरेट बेडरॉक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा वाला, तीसरी परत को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेटम यानी आधा स्तर। अब देखिएगा यहां से अगर हम लोग अपने भारत में मिट्टी की बात करते हैं तो हमारे यहां भारत की मिट्टी में जिन तत्वों की कमी है उसको हम लोग कहते हैं जैनफ। 3 तत्वों की हमारे यहां कमी है पूर्ण रूप से, जैसे जैविक पदार्थ इसकी कमी है, नाइट्रोजन इसकी कमी है, और तीसरा क्या है भाई? फास्फोरस इसकी कमी है। तो ये 3 चीजों की कमी हमारी भारतीय मृदा में है, जिसको हम लोग जैनक के रूप में पढ़ लेंगे। जैनक का मतलब हो गया यहां से जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन और फास्फोरस। यही कारण है कि अपने यहां भारत में हम लोग उर्वरक के रूप में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में डालते हैं। यूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ उत्सव ऐसे हैं जैसे हेमिस हो गया, एक हार्नबिल हो गया, हार्नबिल महोत्सव हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तो उत्सवों का उत्सव भी कहते हैं, उत्सवों का उत्सव कहते हैं। और ये बेसिकली जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, और मनाने की जो डेट है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य में मनाते हैं इसको हम लोग।
1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव को वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एक ये भी उत्सव है भारत का, हेमिस उत्सव। और हेमिस उत्सव जो मेन रूप से जो प्रसिद्ध है, ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है, सबसे महत्वपूर्ण उत्सव भी माना जाता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। अब देखिएगा, ये हेमिस उत्सव जो मुख्य रूप में पूछा किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मेन रूप से मनाते हैं कहां पे, लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हेमिस मठ जो है वो भी लद्दाख में है, तो ये महोत्सव भी मनाया जाता है वहीं पर। और ये जो महोत्सव मनाते हैं, तो बौद्धों के एक गुरु थे, है ना, बौद्धों के जो एक गुरु थे, तो उनका नाम था पद्मसंभव। पद्मसंभव के जन्म दिवस पर मनाते हैं, और इन्हीं को माना जाता है कि यही गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध यही हैं। तो हेमिस उत्सव कहां मनाएंगे हम लोग भाई, लद्दाख में मनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूछा 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब देखिएगा, यहां पर पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आया। मैं एक क्लास में सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको दे दूंगा, सभी लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पूछा है 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो बेटे देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को बात आती है योजना आयोग की। योजना आयोग का जो गठन होता है वो 15 मार्च को गठन होता है 1950 में। अभी पिछली बार का जो ग्रुप डी का पेपर था, तो ये उसी पेपर में यही प्रश्न आ गया था कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब 15 मार्च 1950 को जब इसका गठन हुआ, तो ये एक जो योजना आयोग है, तो योजना आयोग एक तरीके का गैर संवैधानिक संस्था है ये, या गैर संवैधानिक है। कारण यह था कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उसके बाद इसका गठन हुआ था योजना आयोग का। यही कारण है कि योजना आयोग को गैर संविधानेतर निकाय भी बोल सकते हैं हम लोग, या गैर संवैधानिक भी बोल सकते हैं। और इसका जो गठन हुआ था, तो इसका गठन करने वाले जो पीएम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के समय में इसका गठन हुआ था। और इसके जो योजना आयोग था, इसके अध्यक्ष के रूप में भी हम लोग इन्हीं को देखते हैं, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष भी जो होता है वो भारत का पीएम ही होता है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रथम अध्यक्ष बने। अब प्रथम जब अध्यक्ष बने, तो इन्होंने इसके काम को तो चलाया, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग एक और नई संस्था बनाई गई, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एनडीसी के रूप में देखते हैं। एनडीसी यानी एनडीसी को हम लोग कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। यानी अगर हिंदी में इसको बात करें हम लोग, तो इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया अगस्त में 1952 में किया गया। सेम काम इसका भी होता है, इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो पीएम ही होता है, इसका भी अध्यक्ष पीएम ही होता है, एनडीसी का भी अध्यक्ष होता है पीएम। लेकिन मेन क्या है ना, इसका काम क्या होता था, योजना आयोग का काम होता था कि योजनाओं को बनाना, योजनाओं के लिए धन इकट्ठा करना, है ना, और योजना का प्रारूप बनाना, योजना हमारी किस आधार पे चलेगी, या योजना का हमारे विषय क्या होगा, या योजना का हमारे उद्देश्य क्या होगा, और उसका लक्ष्य क्या होगा, है ना, इस पे कितना पैसा हमारी योजना पे खर्च होगा। वहीं पर हम लोग देखते हैं एनडीसी का काम क्या होता था, जो योजना बन करके तैयार होती थी उस योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना काम जो था वो हमारा एनडीसी का काम था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हमने देखे हैं जिन पे ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है, तो आंसर उसका होता है एनडीसी। ये पूछेगा कि अगर कोई भी योजना जैसे चल रही है तो उसका समीक्षात्मक मूल्यांकन कौन करता है, तो उसका समीक्षात्मक मूल्यांकन भी हमारा एनडीसी ही करता है ना, जिसका गठन हुआ था। अब देखिएगा यहां पे जो पंचवर्षीय योजना जब चलने लगी, तो चलने के साथ साथ जो पंचवर्षीय योजना रही, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रही, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो रही चली वो 1951 से चली और 1956 तक चली। 5-5 साल की नामी था इसका। क्या नाम था इसका? पंचवर्षीय योजना नाम था। तो 5 साल की, जाहिर सी बात है 5 साल के लिए योजना चलेगी। इसके बाद में
सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना जो चली वो चली 1956 से लेकर के 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चलेगी वो चली 1966 से लेकर के 1972 तक चलेगी, सॉरी इसमें जोड़ेंगे 71 तक चलेगी। अब 1951 से 56, 1956 से 61 हो गई और 1961 से चलेगी पुश कर दिया ना भाई, पुश हो गया ना, पुश हो गया ना वीडियो। अरे यार